हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। सीटेट जनवरी 2024 नज़दीक है और इसीलिए हमारे चैनल पर डेली कंटिन्यू एसएसटी की वीडियो आ रही है। और आज भी हम लोग बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, तो किन बात पर केंद्रित होना चाहिए? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, या ऑप्शन नंबर बी है कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, या ऑप्शन नंबर सी है कि भूतकाल में क्या गठित हुआ है यह बताना, या ऑप्शन नंबर डी है भूतकाल में यह कैसे गठित हुआ यह याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका बिल्कुल राइट है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, जैसे कि प्राचीन काल या मध्यकालीन इमारतें जो हैं उनका वर्तमान में क्या संबंध है, या वर्तमान के लोगों का प्राचीन काल के लोगों से या पहले लोगों से क्या संबंध रहा है। तो ये एक उन मुद्दों की पहचान करता है जो एक वर्तमान में भी प्रासंगिक हो। तो ये अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा शिक्षक के द्वारा तो ये एक इतिहास शिक्षण का एक मुख्य केंद्रित उद्देश्य होगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें कथन दिया गया है, कथन है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया गया है, क्यों थे? क्योंकि चोल कांस्य प्रतिमाएं और देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। देखो यहाँ पर कारण इसका सही नहीं लग रहा है। दोनों ऑप्शन सही है, कथन भी और कारण भी है, दोनों सही है, लेकिन कारण इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट चला जाएगा। ए और बी दोनों राइट है, सही है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना नहीं चाहिए? देखो यहाँ पर ये नहीं था। जो भी हमारे करंट मुद्दे होते हैं, समसामयिक मुद्दे होते हैं, उनको सामाजिक विज्ञान की एसएसटी की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। जी हाँ, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हम लोग देख सकते हैं कि विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करता है। जी हाँ, ये भी सही है। इनमें से गलत है सिर्फ सी ऑप्शन, क्योंकि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, कोई ये समाचार वो तो है नहीं टेलीविज़न जो समाचार दे रहे हैं जो सनसनीखेज खबर कराएगा और रुचि पैदा कराएगा। तो ये तो एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, तो इसमें इस प्रकार का कोई महत्व नहीं बनता है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नहीं तो ऑप्शन नंबर बी, ए और डी तीनों के तीनों सही है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। कथन ए दिया गया है और यहाँ पर कारण बी दिया गया है। तो कथन ए है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखक ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। जी हाँ, ये बात सही है कि कुछ जो एक दिल्ली सल्तनत के समय में तवारीख के लेखक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि ये जन्मसिद्ध है हमारा यहाँ पर इस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अधिकार है। लिंग भेद यहाँ पर था, पुरुषों की महत्वता ज़्यादा थी और महिलाओं की कम थी, तो लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। कारण इसका दिया गया है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि उन लेखकों के, चंद लेखकों की वजह से सारे के सारे लोग सहमत थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए ए सही है और इसका बी गलत है। ए सही है और बी इसका गलत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य है होना चाहिए, या उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन अच्छा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, यहाँ पर ये कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर बी है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर सी है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। ऑप्शन नंबर डी है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। यह विकल्प इनमें से कौन सा सही जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है यहाँ पर, क्योंकि अधिगमकर्ताओं के साथ
गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, जी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, जी हाँ। तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, क्या केंद्रित करना चाहिए एक शिक्षक को? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से श्रेष्ठ है, ये बताना। ऑप्शन नंबर बी है कि कैसे यह ब्रिटिश महत्व और विस्मय का भाव पैदा करती है, ये बताना। ऑप्शन नंबर सी है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, ये बताना। या ऑप्शन नंबर डी है इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, क्या ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बड़ा अच्छा बात बोल रहा है कि कैसे यह ब्रिटिश महत्व और विस्मय का भाव पैदा करता है। ओके, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। तो कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करे, जी हाँ। ऑप्शन नंबर बी है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। ऑप्शन नंबर सी है अपने व्यक्तित्व अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, जी हाँ। तो ए और सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है इनमें से कौन सी नदी? क्या महानदी गोदावरी, क्या कृष्णा कावेरी, या गंगा ब्रह्मपुत्र, या फिर नर्मदा या ताप्ती? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, बिल्कुल राइट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती है बांग्लादेश वाले रीजन में और भारत वाले रीजन में, ये डेल्टा फैला हुआ है, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पर सुंदरी वन पाए जाते हैं जिसके नाम पर सुंदरवन डेल्टा ये बना हुआ है। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। तो वो कौन सी परत होती है जिसमें आकर उल्कापिंड जल जाते हैं? बी कह रहा है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता है। तो ये कौन सी परत की बात की जा रही है? देखो, वायुमंडल में 5 परत होती है वायुमंडल की। सबसे पहले सौरमंडल होती है ट्रोपोस्फीयर, सेकंड नंबर पे हमारी समताप मंडल होती है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरे नंबर पर मध्यमंडल मेसोस्फीयर, चौथे नंबर पे आयन मंडल आयनोस्फीयर, और 5वें नंबर पर बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर होती है। तो इनमें से वो परत कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में ही आकर उल्कापिंड जल जाते हैं ये कहा जाता है, और इस परत में ही बढ़ती ऊंचाई को लेकर तापमान घटता है, और सबसे कम तापमान वाली परत भी यही है वायुमंडल की, जिसे मध्यमंडल कहते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। ओके, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिएगा और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो सही विकल्प क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। अलवण जल मतलब जो खारा नहीं होगा, जो फ्रेश होगा, ताज़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है, जी हाँ ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लग जाता है, जी हाँ ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC, ठीक है, ABC तीनों सही है। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणीय जल में जो एक डॉल्फिन पाई जाती है उसे सुसु कहा जाता है। सुसु मतलब एक अंधी डॉल्फिन कहा जाता है, और वही अंधी डॉल्फिन भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, ठीक है। और ये एक हमारे इसका जो अभ्यारण्य बना हुआ इस नाम से, तो ये बना हुआ बिहार के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि डॉल्फिन सिर्फ उसी पानी में रहती है जो पानी शुद्ध होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों सही होंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है? तो इनमें से किसका मिश्रण है बायोगैस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो, बायोगैस एक जैविक गैस होती है जो एक रसोई से निकले हुए कचरे से, गोबर से, या फिर सड़े गले पत्तों से, फल फ्रूट से बनाई जाती है। और बायोगैस
के अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, संसाधन के बारे में कथन ए और कथन बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ए ऑप्शन है हमारा कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी है कि समय और प्रौद्योगिकी मतलब टाइम एंड टेक्नोलॉजी दोनों महत्वपूर्ण या दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इनमें से क्या सही जाएगा? तो इसमें से ए गलत हो जाएगा और बी इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। देखो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, इम्पोर्टेंस होती है सबकी संसाधन की। जैसे अगर बात की जाती है, हवा भी एक संसाधन है, सड़क भी एक संसाधन है, ठीक है, पानी भी एक संसाधन है। तो लेकिन क्या है कि कुछ मूल्यवान होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये मूल्यवान भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सभी संसाधन आर्थिक मूल्य मतलब आर्थिक मूल्य होता है, तो ये गलत हो जाएगा ए ऑप्शन, और बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जो संसाधन है, जैसे हवा है, हवा से एनर्जी बनाई जा रही है, पानी है, पानी से एनर्जी बनाई जा रही है, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें संसाधनों में इसे परिवर्तित किया जा रहा है कुछ पदार्थों को। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, निम्न में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत समूह की पहचान कीजिएगा। तो इनमें से कौन से निम्न में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के समूह की पहचान कीजिएगा। तो कौन से पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन जो है। देखो ये तीनों के तीनों है, क्योंकि खनिज तेल पहले टाइम से जो भी चीज़ें या जो एक ऊर्जा के स्रोत प्राचीन टाइम से चले आ रहे हैं, तो उन्हें हम लोग पारंपरिक कह रहे हैं। और गैर पारंपरिक वो होते हैं जो नवीन होते हैं। मतलब जैसे अगर गैर पारंपरिकों की मात्रा कम पड़ रही है, तो हम लोगों ने या फिर जितने भी आज के एक मानव है, उसने गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को खोज लिया है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, या फिर जल से ऊर्जा का निर्माण करना इत्यादि ऐसी ऊर्जा है जो नवकरणीय ऊर्जा भी कही जाती है या फिर गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कही जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कथन ए और कथन बी दिया गया। तो यहाँ पर कथन ए है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण धारा वाले मैदान बनने लगे थे। ठीक है, घास वाले हो गए, यहाँ पर घास वाले मैदान बनने लगे थे। यहाँ पर कथन भी दिया गया है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ गई थी। देखो यहाँ पर ये बात सही है कि 12,000 साल पहले की घटना जो है उसमें एक तापमान उच्च हुआ था, गर्मी हुई थी, और गर्मी के कारण क्या है कि वहाँ पर घास के मैदान हुए, क्योंकि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया था। और जब बर्फ़ पिघलेगा तो उस क्षेत्र में घास का मैदान भी होगा, और जब घास का मैदान होगा तो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी व मवेशी इत्यादि जानवर भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि जिनको घास की आवश्यकता पड़ेगी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे इस धरती पर। तो इसीलिए क्या है कि ए और बी जो है वो दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन जो बी है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पर, लेकिन ए का कारण बी नहीं होगा सही। ठीक है, तो अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सा इनमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी है कि वे केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं? क्या ऑप्शन नंबर सी है ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी है कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही चला जाएगा। ए ऑप्शन में सही बात बोल रखी है, क्योंकि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं या मिलते हैं वही हमारे पूरा स्थल होते हैं। ओके, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट या ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, या ऑप्शन नंबर बी है कि पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, या सी ऑप्शन है कि लोहे से बनी तख्तियाँ, और ऑप्शन नंबर डी है कि सोने से बने बर्तन। जी देखो
यहाँ पर पहले तो लोहे से अपरिचित थे, वो इसको काट दो। फिर पीले रंग का वो प्रयोग नहीं करते थे, वो लाल रंग का प्रयोग या काले रंग का प्रयोग करते थे, ये भी काट दो। तो पत्थर की मोहरें वो बनाते थे। सही आंसर है कि पत्थर से औजार भी उन्होंने कई बनाए और पत्थर की मोहरें बनाई हैं, ठीक है, मूर्तियाँ बनाई हैं। और इसके अलावा सोने से बर्तन बनाए। देखो, सोने और चांदी का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में भली भांति रूप से किया गया है। तो इसीलिए ए और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। ए एंड डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक महापाषाण कब्र, ये कब्र है यहाँ पर, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए हेतु देखना होगा। तो हमें क्या देखना होगा महिला का कंकाल पहचानने के लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हड्डी की संरचना देखनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कंकाल के साथ मिले, यहाँ पर ये मिले आभूषण को देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है कंकालों के आकार को देखना पड़ेगा। या ऑप्शन नंबर डी है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तनों को देखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका बिल्कुल राइट है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में केवल एक दिया गया है, केवल एक ही यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। क्यों? क्योंकि हड्डियों की संरचना से पता लगाया जा सकता था कि महिला की है या पुरुषों की है, क्योंकि कुल्ले की हड्डी जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, आकार दृष्टि जो होती है हड्डियों के संरचना की वो थोड़ी सी भिन्न होती है पुरुषों की अपेक्षा। ये कहा जाता है कि सही अनुमान इससे लगाया जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो भी CBSE का CTET का पेपर है उसके अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। ओके, यहाँ पर है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। तो जो भी इसमें यहाँ पर एक हमारे ऑप्शन दिए गए हैं तो उन्हें प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। तो पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वेदों की रचना की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत। या सी है इनाम गांव में कृषकों का निवास। या ऑप्शन नंबर डी पहले आएगा या बाद में आएगा चरक। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, इसे आरोही क्रम में हमें लगाना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल चला जाएगा बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट है। ABCD वेदों की रचना हुई, फिर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, फिर इनाम गांव जो महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पर इनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ, और फिर उसके बाद चरक संहिता लिखी गई थी 1वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर इसके बिल्कुल राइट। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। हाल ही के काल में शुरू करके अवरोही क्रम उल्टे क्रम में निम्नलिखित को सजाइएगा। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम है ना, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट है। देखो बी में सी पहले दिया गया है, मतलब घटते क्रम में लगाना है हमें। तो पहले जो ज़्यादा टाइम पीरियड में था उसके बाद उसे घटते क्रम में लाना है। तो यहाँ पर अरिकामेडु पतन में बसना, ये इसका पहला ऑप्शन है। फिर डी है इसका संगम साहित्य की रचना, जो दक्षिण भारत के इतिहास की एक वर्णन करती है, संगम साहित्य। फिर बी ऑप्शन है हमारा उपमहाद्वीपों में लोहे की प्रयोग होना। फिर ए ऑप्शन में लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी और नगर आहत सिक्के। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जैसे एक कोई बुक्स होती है हमारी, उन बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर ट्रू फॉल्स या टिक लगाने वाले, तो वो क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, उनको इनका कारण को हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट कार्य तुलना विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना, कार्य तुलना करना, ये जो पीछे ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई इसमें सही गलत का आंसर देना हमें, तो वो एक प्रोजेक्ट का कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि अधिगमकर्ताओं में कक्षाओं में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ विस्तृत करना। देखो यहाँ पर कई जगह पर कई किताबों में ये तीसरा ऑप्शन गलत गया हुआ है, लेकिन CBSE के द्वारा इसको तीनों को सही माना हुआ है CTET के एग्ज़ाम में। तो इसलिए इसका ABC सही आंसर हो जाएगा। ABC इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में क्या है, मतलब क्या होना चाहिए?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया। जी हाँ, सही बात है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया जाता है इन किताबों के दोनों के। ऑप्शन नंबर सी है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया कि जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। देखो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो सकता है एसएसटी के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी है कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये सही है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर ए और सी इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। ओके, अगले प्रश्न की हम बात करें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोग ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके भाइयों, यहाँ पर भाई है, उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया होगा? तो क्या ऐसा हुआ होगा कि बाबा साहेब के और उनके भाइयों के साथ में लोगों ने भेदभाव किया होगा जिस समय वो कोरेगांव स्टेशन पर जाते थे अपने पिता से मिलने? तो यहाँ हमें पहचानना है इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है, किस स्किल पर जोर दे रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कारण और प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना। ऑप्शन नंबर सी है अनुभव की तुलना करना, या ऑप्शन नंबर डी है परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट चला जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, क्योंकि देखो परिस्थितियों से अनुमान लगाना कि कैसी परिस्थितियाँ होगी और हमें अनुमान लगाना है, तो इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। अगले प्रश्न की बात करें, ओके, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? देखो बेहतर विधि तो वही होगी बच्चों के लिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र दिखाना। देखो विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े हमने चित्र दिखाए कि यहाँ पर ये सब्जी मार्केट है, ये एक खाद्य पदार्थ की मार्केट है, या फिर ये किसी अन्य प्रकार के कपड़ों की मार्केट है। तो यहाँ पर उनको उनके बारे में बताना, समझाना, ठीक है। लेकिन उससे एक अच्छा उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, एक इंटरव्यू के लिए लाना, जो बच्चों को बताएगा कि बाज़ार क्या होता है, बाज़ार में किस तरीके से वस्तुओं को क्रय किया जाता है या विक्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक दुकानदार भी बता सकता है। तो इसका सही आंसर सही होगा, बिल्कुल राइट। अगर दोनों दिए जाते ए और डी तो दोनों ही सही हो जाते, नहीं तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले प्रश्न की बात करें, ओके, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, क्या केंद्रित करता है ये करिकुलम जो एसएसटी का है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। ऑप्शन नंबर बी है कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी है कि भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सामयिक विकास मतलब जो हमारे करंट डेवलपमेंट हो रहा है उसका अध्ययन करना। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, बिल्कुल राइट है। तीनों ऑप्शन इसके राइट है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में जो भी हमारा करिकुलम है उसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर ये सारी चीज़ें केंद्रित होनी चाहिए कि धरती के जीवन के आवास के रूप में समझना कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कैसा आवास है, निवास है, तो ये चीज़ समझना। ऑप्शन नंबर बी है कि अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है कि भारत के अतीत, जो भारत का अतीत रहा है, और सामयिक जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसका अध्ययन करना। तो इसलिए ए बी सी तीनों ऑप्शन इसके सही चले जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वो है कि एक शिक्षक के तौर पर इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? कहने का तात्पर्य है कि एक इतिहास का शिक्षक है और इतिहास में एक टॉपिक आ गया या फिर कोई ऐसा लाइन आ गई कि लोहा बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक, है ना, ये लोहा बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक। तो इस विषय पर चर्चा करते समय भूगोल का एक पाठ्य पुस्तक
और उसके किस अध्याय का एक अंतर संबंध हमें होना चाहिए। तो ये करके क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन जो भूगोल के अंदर होता है उसकी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा उद्योग की समझ भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि उद्योग से जुड़ा हुआ मुद्दा है लोहे बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक। इसके अलावा यहाँ पर डी ऑप्शन भी राइट चला जाएगा, उसकी भी समझ होनी चाहिए हमें कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो जब भी अगर बात की जाए लोहा बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक की चर्चा की जा रही है, तो लोहा जो बनाया जा रहा है तो लोहा आ कहाँ से रहा है? तो लोहा तो अयस्क से आ रहा है, अयस्क से बनता है। और अयस्क क्या है? अयस्क मिट्टी से, धरती से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी धरती के अंदर का वर्णन हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर है कि उद्योग वो किस तरीके से उद्योग कर रहे हैं, किस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो चीज़ का उन्हें मतलब होना चाहिए। और ये खनिज संसाधन मतलब जो अयस्क होते हैं, जैसे एक मैग्नेटाइट हो गया या फिर बॉक्साइड हो गया, ठीक है, या कोयले के अयस्क हैं, तो ये सारी चीज़ों की हमें एक खनिज संसाधन हमारे होते हैं, इन सब की समझ हमें होनी चाहिए। तो इसलिए ए, बी और डी इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। ए, बी एंड डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन एसएसटी से संबंधित जो हमारे सीटेट एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। और आगे भी हम लोग कंटिन्यू अपने चैनल पर इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।